टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और ये नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी इन एसएचएम। तो जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी एक बॉडी की ऑसिलेशन की बात करते हैं तो उसमें उनकी एनर्जी की बात करते हैं और ऑब्वियसली बात है एनर्जी दो टाइप की होंगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। देखो अच्छे, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग टाइप की हो सकती है अपने में। अब आप जैसे मैं ये टर्म बोलता हूँ बच्चों का दिमाग कहता है कि अलग अलग टाइप की का क्या मतलब हुआ। अलग अलग टाइप की ये मतलब हुआ बच्चे, ध्यान से सुनो इधर देखो बच्चे। जैसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है हमारे पास, एक स्प्रिंग पे हमने मास को लगा दिया। अभी मास क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। जब ये ऑसिलेशन करेगा तो इसकी एनर्जी कन्वर्जन होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में। यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो सबको पता है बच्चे, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ एम स्क्वायर वाली होती है। बट यहाँ स्प्रिंग मास सिस्टम में कोई बच्चा बता सकता है पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली होगी? जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चे। अब आप कहोगे कि सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होती है। नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो जो रबर बैंड को खींचते हैं, रबर बैंड आता है स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ते हैं 6 चैप्टर में। जब स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसको कुछ एनर्जी मिलती है, उसे कहते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑसिलेशन के दौरान देखो जैसे बॉडी ऑसिलेट करती है तो एनर्जी कन्वर्जेंस होते हैं, कोई एनर्जी किसी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक पोटेंशियल में होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में होती है। अब वो पोटेंशियल कोई सी भी हो सकती है। अब जैसे मान लो ये हमारा ऑसिलेशन हो रहा है, इसका हमने इसको खींच कैसे छोड़ दिया तो ये ऑसिलेशन करेगा आगे स्प्रिंग मास सिस्टम में। तो जब ये ऑसिलेशन करेगा तो यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन होगा काइनेटिक का पोटेंशियल में, बट यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे मान लो अभी हमने इसको छोड़ा तो इस टाइम पे ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि जैसे ये लेफ्ट एक्सट्रीम जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। देखो तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, फिर यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। एक्चुअली क्या है, मे भी आप लोग भूल गए होंगे। एक बार को हम ना पेंडुलम से एक आइडिया ले लेते हैं और आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि क्या होता था। देखो बच्चे, ये थोड़ा सा टॉपिक हमने पहले की क्लास में भी देखा है बट फिर से देख लेते हैं। जैसे एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्स होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मान लो रेफरेंस के हिसाब से मान लेते हैं 0 हो जाती है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और ऐसा यहाँ पे भी होता है। तो इसका मतलब आप इस फिगर को देख के एक तरीके से कह सकते हो कि एक्सट्रीम्स पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। बट इस केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सी नेचर की है? देखो जी, चलो हम काइनेटिक के बारे में बात नहीं करते, पोटेंशियल एनर्जी किस नेचर की है बताओ, कौन सी वाली पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर? स्प्रिंग मास सिस्टम में कौन सी होती है और पेंडुलम सिस्टम में कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है? यहाँ हाइट की वजह से होती है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ से जब बॉडी जा रही है तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, फिर पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, फिर काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है। समझ रहे बच्चे? अब यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, बट यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ हाइट का तो कोई खेल नहीं है ना, हाइट तो कुछ नहीं है। आपने स्प्रिंग को ऐसे करके छोड़ा, अब ये यहाँ छोड़ा तो ये वापस आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर वापस आएगा, ऐसे। तो ऐसा टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप इस सिनेरियो में देखो तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। जब कभी स्प्रिंग कंप्रेस्ड होती है या एक्सटेंडेड होती है उस टाइम में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जब कभी स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन पे होती है तो उस टाइम मास की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा, छोटी क्लास में ये सब पढ़ते थे हम लोग। तो ये तो चलो हम लोग जो बता रहे हैं आपको ये तो छोटी क्लास के बारे में था और थोड़ा सा फिगर से आप देख के बता सकते हो। बट हमारा मेन काम क्या, अब हमारा मेन काम है एक्सप्रेशंस निकालना। क्या निकालना बच्चे, एक्सप्रेशन। और फिर आप पूछोगे कि सर जो हमारे एक्सप्रेशन है क्या वो दोनों जगह वैलिड हो जाते हैं क्या? जैसे यहाँ तो आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन है, दोनों जगह वैलिड हो जाते हैं हमारे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर दोनों जगह वैलिड कैसे हो जाते हैं? अभी आपको बताएंगे बच्चे। हमारे जो फॉर्मूले हैं हम ऐसे फॉर्मूले बताते हैं जो कुछ जनरलाइज फॉर्मूले होते हैं जो हर जगह वैलिड हो जाते हैं। किस प्रकार होते हैं अभी बताते हैं बच्चे। देखो बच्चे, मैं इस फिगर को थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो हमने पहले भी पढ़ रखी है छोटी क्लासेस में। अब हम आते हैं आगे एक चीज़ पे। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि यहाँ जो भी ऑसिलेशन होती है, ऑसिलेशन का सबसे पहला कारण होता है रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है तो रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए।
उसको वापस लाने के लिए। वो रिस्टोरिंग फोर्स किसी ना किसी फॉर्म में होता है। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स कौन देता है, और पेंडुलम के केस में रिस्टोरिंग फोर्स कौन देता है, बता सकते हो? इसमें स्प्रिंग देता है। इसमें देखो, जैसे हमने खींच के छोड़ दिया तो वापस लाने का काम जो करता है उसे फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। भाई स्प्रिंग यहाँ खींच के लाता है, कहता है भाई तू कहाँ चला गया, वापस आ। फिर जब अंदर चला जाता है स्प्रिंग कहता है वापस जा, ऐसे मतलब उसको चलाने का काम करता है। ग्रेविटेशन में रिस्टोरिंग फोर्स कौन देता है? पेंडुलम में कौन देता है? ग्रेविटी देती है। भाई ऊपर चला गया तो वापस नीचे जा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाता है, फिर जैसे ही ऊपर जाता है वापस नीचे आता है। मीन पोजीशन से जब कोई बॉडी इधर उधर होती है तो उसको जो फोर्स वापस लेके आता है, ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो पेंडुलम के केस में वो काम ग्रेविटेशन फोर्स करता है कि जब बॉडी ऊपर चली गई एक्सट्रीम पे तो ग्रेविटेशन फोर्स कहता है वापस आ, नीचे आ। और यहाँ पर वो स्प्रिंग फोर्स करता है। तो कहीं ना कहीं रिस्टोरिंग फोर्स किसी ना किसी फॉर्म में होता ही है जो बॉडी को ऑसिलेट कराता है, और अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा तो ऑसिलेशन नहीं हो पाएगी। और भी होते हैं बच्चे, ऑल दो अब हमारे सिलेबस में इतना कुछ ज़्यादा नहीं है तो हम ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे, बट एक्चुअली बायन फोर्स भी कई बार रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। हम जब नहाते हैं तो पानी में अगर मग्गा रख देते हैं और मग्गे को थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो मग जो होता है वो क्या करता है? अप डाउन होता है, देखा आपने? ऊपर आने की ऑसिलेशन करना चालू हो जाता है। नहीं, आप छोड़ दो कि ऊपर आएगा, फिर थोड़ी देर तक वो यूं यूं करेगा, ऑसिलेट करेगा थोड़ी देर तक। तो ऐसे केस में बायन फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स देता है। तो कोई भी फोर्स हो सकता है जो रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा है, जो उसको वापस अपनी जगह पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। कई बार बच्चे इसे कोई देख के कहते हैं सर ये तो स्प्रिंग वाला इक्वेशन है। स्प्रिंग वाली इक्वेशन अपनी जगह थी, बट ये फिलहाल स्प्रिंग वाली इक्वेशन नहीं है, उससे थोड़ा डिफर है। ठीक है, स्प्रिंग वाली इक्वेशन भी ऐसी ही होती है, बट ये स्प्रिंग वाली इक्वेशन नहीं है। ये सबके लिए है। किसके लिए? सबके लिए। सारे ऑसिलेटरी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स होता है। भाई पेंडुलम में भी ऐसा होता है, भाई रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जब बॉब उधर चला जाता है तो ग्रेविटेशन कहता है वापस आ, वापस आ, वापस लाता है उसको मीन पोजीशन पे। इसमें भी स्प्रिंग फोर्स कहता है भाई इधर चला गया, वापस खींच गया, इसको वापस कहता है इधर है वापस। और जब यहाँ चला जाता है कहता है वापस जा, ऐसे स्प्रिंग उसको वापस भेजती है, धकेलती है। तो ये जनरलाइज्ड है, समझ में आया बच्चे? स्प्रिंग से कंपेयर मत करना। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला बच्चे, हमने फोर्स की अगर हम वैल्यू पुट करें तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने पढ़ाया था, तो आप में से किसी बच्चे का क्वेश्चन था कि उससे जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो पूछ रहा था ये के क्या होता है। तो मैंने कहा था यार अभी फिलहाल मान के चलो के कांस्टेंट होता है, बट ध्यान रखो बच्चे यहाँ के का नाम होता है स्प्रिंग फैक्टर। क्या नाम होता है? स्प्रिंग फैक्टर। इसको स्प्रिंग कांस्टेंट से कंपेयर बिल्कुल मत कर लेना, ये स्प्रिंग का केस नहीं है। ये सारी की सारी ऑसिलेशन में ऐसा होता है। हर ऑसिलेटरी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है, किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट करता है। और उसकी इक्वेशन कैसी होती है? ऐसी होती है वो, बट एसएचएम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एसएचएम। एसएचएम में ऐसी ही इक्वेशन देखने को मिलती है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, बेसिक टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। एडवांस टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन की बात नहीं करें, कॉम्प्लेक्स ऑसिलेटरी मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑसिलेटरी मोशन कॉलेज वाले में पढ़ते हैं बच्चे आगे जाके, कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशन। ठीक है, ठीक है, हमारे में बेसिक है तो हमें बेसिक पढ़ना है। तो देखो बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन हमने पढ़ी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? माइनस के बाय एम इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर एम क्या है? जो बॉडी है जो ऑसिलेट हो रही है उसका मास, स्प्रिंग फैक्टर, और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट। ये अब अच्छा देखो बच्चे, अभी हमने ना एक एक्सेलरेशन की रिलेशन निकाली अभी भी। क्या आया था? एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक्सेलरेशन और पोजीशन में रिलेशन निकाली थी, देख रहे हो? एक रिलेशन आई थी। तो यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें तो के बाय एम किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। के बाय एम किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ये एक एक्सप्रेशन होता है। ये एक्सप्रेशन हर केस में वैलिड होता है। थोड़ी देर में बच्चों मैं आपको समझाऊंगा कि इस एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा इसे डिटेल में, क्या ये एक्सप्रेशन हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। बट फिलहाल हम इसको चालू करते हैं आगे एक्सप्रेशन डेरिवेशन। हम जो है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो देखो बच्चे, काइनेटिक एनर्जी बेसिक तौर पे क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, हमारे लिए काफ़ी है। अब हम चाहें तो यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया था हमारे पास? ओमेगा ए साइन नहीं कॉस ओमेगा टी। तो मान लो अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरी एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्या आएगा बच्चे बताना? अगर इसका स्क्वायर पुट कर देंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी।
अब देखो बच्चे यहाँ पे हम उसको और भी रिप्लेस कर सकते हैं फर्दर। देखो जैसे यहाँ से देखना बच्चे, इधर देखो, अगर मान लो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एम ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, के क्या होता है, स्प्रिंग फैक्टर। अभी तक मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया नहीं है, फिलहाल यही मान के चलो स्प्रिंग फैक्टर एक कांस्टेंट होता है, बस उसको कहते हैं स्प्रिंग फैक्टर। उसको किस रिप्रेजेंट करते हैं, के से। तो हम यहाँ पर इसको एम ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ स्प्रिंग फैक्टर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बता देता हूँ बच्चे ये क्या क्या, के इज स्प्रिंग फैक्टर, ए इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है पता है ना, मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम जा सकता है वो। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अब देखो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चे बताते हैं। देखो अब पोटेंशियल एनर्जी तो आप कहोगे कि सर ये तो हर सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला होता है। सर स्प्रिंग के केस में तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाता है, हर एक केस में हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो कोई भी एक सिनेरियो है, कोई भी एक सिचुएशन है। देखो हमारे पास किसी भी एक बॉडी जब ऑसिलेशन करती है, तो जैसे मान लो ये पेंडुलम ही है, मान लो जब पेंडुलम ऑसिलेट करते करते मीन पोजीशन पे आ जाता है और वो रुकता नहीं है। अच्छा बच्चे कोई बच्चा आंसर देगा, जैसे मान लो एक पेंडुलम को हमने एक्सट्रीम से छोड़ा, वो मीन पे आ गया। अब मीन पे आ गया, अब तो उसको रुक जाना चाहिए, बट आगे क्यों भाग जाता है फिर वो, उसको तो रुक जाना चाहिए ना, फिर भाग क्यों जाता है आगे, क्योंकि उसके सब कुछ एनर्जी गेन हो गई, वो चाहता नहीं है आगे जाना, बट उसकी क्या है, मजबूरी है। क्योंकि उसकी स्टेबल स्टेट तो मीन ही होती है, मतलब वो जैसे आपने उसको छोड़ा तो वो तो चाहेगा कि मीन पे आके मैं क्या करूं, रुक जाऊं, फिर भी उसको आगे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, और जब तक वो एनर्जी खत्म नहीं होगी तब तक वो उधर जाएगा फिर इधर जाएगा। अगर एनर्जी खत्म हो जाएगी तो अपनी मीन पोजीशन पे वो रुक जाएगा। तो जैसे ही वही बच्चे, जैसे आपने क्या किया, आपने जब एक पेंडुलम को लिया छोड़ा, तो आपने उसको डिस्प्लेस कराया, तो आपने उस पर वर्क किया, उसको खींचा ना, या स्प्रिंग मास सिस्टम को खींचा तो आपने क्या किया, उसको एनर्जी दी, और आपने एनर्जी दे दी उसको एक बार को। समझा नहीं समझ, वो होती है क्लॉक वाली होती है पेंडुलम। क्लॉक वाली की बात मत करो बच्चे, मेरे को सिंपली अभी बताओ, नॉर्मल पेंडुलम या स्प्रिंग मास में से। मैं तो वही सोचता हूँ अभी नहीं, इधर देखो, क्लॉक वाली की बात नहीं, स्प्रिंग मास की बात करो मुझे। आपने आपके पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम था, ऐसे रखा हुआ था फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, आपने उसको खींच के छोड़ा। जब आपने खींच के छोड़ा तभी तो वो ऑसिलेट किया, या अपने आप ऑसिलेशन चालू कर दिया। आपने क्या किया, वर्क किया उस पर, क्या किया, वर्क। आप जो उसको एनर्जी मिली हुई है जिस वजह से वो ऑसिलेट करे, वो आपकी दी हुई एनर्जी है, वो कहीं और से नहीं आई हुई है। जब तक वो एनर्जी खत्म नहीं हो जाती तब तक वो ऑसिलेट करता ही रहेगा। तो एक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो वो ऑसिलेट कर रहे हैं, आपने छोड़ा यहाँ से यहाँ तक, अब वो यहाँ रुकेगा नहीं, पर उसके अंदर एनर्जी बची हुई है तो वो आगे जाएगा। जैसे ही वो आगे जाने लग जाता है, जैसे आगे इधर आ गया, जा रहा है आगे, धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो उसको रीस्टोरिंग फोर्स तो रोक रहा होता है, ग्रेविटेशन फोर्स तो रोक रहा होता है, मजा मजा मजा, बट फिर भी वो जब तक एनर्जी होती रहती है, जब तक सारी एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक वो आगे जाता रहता है। फिर जब वो एक्सट्रीम पे रुकता है तो उस टाइम पे उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होती है, पोटेंशियल। ये समझे, चाहे आप इसका एक सिनेरियो ले लो, चाहे स्प्रिंग मास सिस्टम, जैसे मान लो ये है, अब आपने इसको छोड़ा, ऐसे छोड़ा, तो ये ऐसे छोड़ा तो यूं वापस आएगा, फिर अंदर जाएगा, जब तक पूरा अंदर नहीं जाएगा ये वापस, तब तक ये रुकेगा नहीं। और जैसे जैसे अंदर जा रहा था ये वापस मूव कर रहा था, जब भी वो मीन पोजीशन से इधर उधर जाता है उसके अलावा कहीं भी, तो उसको बेसिकली रोक रहा होता है उसका सिस्टम कि भाई मत जा, बट फिर भी वो जा रहा होता है। समझ रहे हो। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर होती है, कारण ये है, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी स्टोर क्यों होती है भाई, एक बार तो आपने वर्क करके छोड़ दिया। एक्चुअली क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इसलिए स्टोर होती है, आपने इसको यहाँ से छोड़ा, यहाँ गया, अब ये इसकी मीन पोजीशन थी, रुक जाता, बट इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी, तो उसकी जो एनर्जी है वो वर्क कराती है, मतलब उसको ऊपर लेके जाती है। भाई एनर्जी खत्म तो हो नहीं रही है, वो काइनेटिक एनर्जी उसको वर्क कराती है, उसको ऊपर ले जाती है, वो फिर बाद में किस में स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी कभी किसी बॉडी में तब स्टोर होती है जब किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जा रहा होता है। कैसे, ये डस्टर है, ये मान लो ये, इसकी मैंने हाइट बढ़ाई, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या नहीं बढ़ी, बढ़ी। क्यों, मैंने किस फोर्स के अगेंस्ट काम किया, अभी इसको नीचे से ऊपर उठाने, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में। स्प्रिंग के केस में मैं स्प्रिंग को प्रेस कर रहा हूँ, जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी या नहीं बढ़ी, बढ़ी। तो क्यों बढ़ी, क्योंकि मैं स्प्रिंग फोर्स जो उसको मुझको रोक रहा होता है उसके अगेंस्ट काम करता हूँ।
क्योंकि मैं रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा होता हूँ। किसके अगेंस्ट? रीस्टोरिंग। यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स या अपोजिंग फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन है, मैं उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। स्प्रिंग में अपोजिंग फोर्स कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स, मैं उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। जब कभी हम उस फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो हमारा किया हुआ काम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है? स्टोर्ड हो जाता है। तो देखो अच्छे, हमारा किया हुआ वर्क, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से स्टोर्ड हुई? हमारे किए हुए वर्क की वजह से, हमने काम किया। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो रोकने के लिए कितना फोर्स लग रहा था? kx, और हमको ले जाने के लिए भी कितना फोर्स देना पड़ेगा? उतना या उससे थोड़ा सा ज्यादा। अब जैसे मान लो ये ग्रेविटी इस पे लग रही होगी, जितना इसका वेट लग रहा होगा हमको उठाने के लिए भी उतना ही उससे थोड़ा सा ज्यादा फोर्स मान लो लग जाता है, माइन्यूटली। तो उतना फोर्स हम देंगे तो बॉडी को हम लिफ्ट कर सकते हैं। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स। हम किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? अच्छा, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो के बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा kx²/2। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो स्प्रिंग पोटेंशियल जैसे दिखता सा लग रहा है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं होता है, दिखता है, बट ध्यान रखना वहाँ जो के था वो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट था, यहाँ जो के है वो स्प्रिंग फैक्टर है। अलग अलग चीज़ हैं, सेम होते हुए भी थोड़ा सा अलग है ये। तो दिखने में तो सेम है, ठीक है, चलो अच्छी बात है भाई, एक्सप्रेशन में सेम है, बट हम आपको बताएंगे कि आखिर फ़र्क क्या होता है उनमें, उसके इसके में और इसके में फ़र्क क्या होता है, और कहाँ से के निकालते हैं और कैसे कहानी होती है, सब बताएंगे। अच्छे भी क्लियर करेंगे। फिलहाल आप डेरिवेशन देखते जाओ। तो ये अच्छे हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब मान लो अच्छे के की एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। ऑसिलेशन में एक्स की वैल्यू हमने क्या ली थी स्टार्टिंग से? एक्स क्या लिया था? ए साइन ओमेगा टी। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो बच्चे ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। अब मान लो हमको टोटल एनर्जी निकालनी हो, तो टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है। तो टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। कई बार हमको प्रूफ करके दिखाना होता है। देखो बच्चे, हमने ये पढ़ रखा है पहले भी कि अगर एनर्जी लॉसेस नहीं है तो टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो कहता है। तो यहाँ पर भी देखते हैं क्या टोटल एनर्जी कंजर्व है। तो एक काम करते हैं बच्चे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते हैं। तो ऐड करो बच्चे, इसको ऐड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या कुछ हो सकता है बच्चे? यहाँ पर कुछ कॉमन ओमेगा लें, बच्चे हाफ के ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कुछ पढ़ा आप लोगों ने ऐसा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो बच्चे हमने पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी? हाफ के ए स्क्वायर। तो अब ये है हमारे पास। अब मैं पूछता हूँ, ये बताओ, ये इससे कैसे प्रूफ होता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है और टाइम डिपेंडेंट नहीं है? कैसे? मतलब और ऑब्वियस बात है, टोटल एनर्जी फिक्स्ड है। कैसे प्रूफ हो रहा है इससे? जब एक बॉडी ऑसिलेट करती है तो टाइम के साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है, बट टोटल एनर्जी चेंज क्यों नहीं हुई? एक्सप्रेशन से कैसे दिख रहा है आपको? जैसे कोई बॉडी ऑसिलेट करती है ना, तो जैसे ऑसिलेशन के टाइम में जब वो ऐसे जाती है इधर मीन से एक्सट्रीम या एक्सट्रीम से मीन, तो काइनेटिक एनर्जी कोई एनर्जी बढ़ रही है, कोई एनर्जी घट रही है। क्या टोटल एनर्जी भी बढ़ती घटती रहती है या फिक्स रहती है? कैसे? इससे कैसे पता चलता है? हाँ बोलो ना। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, देखो जैसे काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें टाइम का एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब टाइम चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी में भी टाइम का एक्सप्रेशन आ रहा है, टाइम चेंज होगा तो पोटेंशियल। इसमें क्या हुआ? टाइम का एक्सप्रेशन चला गया। इसका मतलब वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, वो ओवरऑल काइनेटिक बढ़े पोटेंशियल घटे, पोटेंशियल बढ़े काइनेटिक घटे, पर दोनों का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। समझे या नहीं समझे बच्चे? तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आया काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, वो टाइम डिपेंडेंट है। कैसे टाइम डिपेंडेंट? कैसे? काइनेटिक एनर्जी टाइम पे डिपेंड कर रही है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे डिपेंड कर रही है। हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन ऐसा भी निकाल सकते हैं जो पोजीशन डिपेंडेंट हो। किस पे हो? पोजीशन डिपेंडेंट। अब ये कैसे आएगा थोड़ा सा बता देते हैं बच्चे। देखो ये मान लो हमारा एक्सप्रेशन है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का तो चलो हमारे पास एक्सप्रेशन है जो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंट है और पोजीशन डिपेंडेंट है। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन पोजीशन, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का भी हम एक ऐसा एक्सप्रेशन बता सकते हैं जो टाइम डिपेंडेंट ना होकर पोजीशन डिपेंडेंट हो। कैसे? देखो बच्चे, हमारे पास v का जो फॉर्मूला वी एक्स रिलेशन से क्या आया था? वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस पोजीशन का स्क्वायर। तो अगर मान लो v का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
तो अगर v के स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो इससे काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ m और ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये रिलेशन क्या हुई बच्चे, देखो वो जो काइनेटिक एनर्जी रिलेशन थी वो टाइम डिपेंडेंट थी। जैसे आपसे कोई पूछा जाए बताओ इस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो टाइम की वैल्यू पुट करके काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है। बट अगर आपसे कोई पूछे इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो उस पोजीशन पे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। अब कैसे बताते हैं बच्चे, जैसे मान लो कोई ऑसिलेशन हो रहा है, आपसे पूछे कोई बताना यार 2 सेकंड पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पुट करके निकालेंगे। कोई पूछे यार जब बॉडी ऑसिलेट करते करते 2 सेंटीमीटर पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो यहाँ पोजीशन वाली और काइनेटिक वाली इक्वेशन यूज करेंगे। समझे बच्चे, पोजीशन दे के पूछे तो ये यूज करेंगे, टाइम दे के पूछे तो वो यूज करेंगे। समझे इस बात को, तो ये रिलेशन है बच्चे पोजीशन वाली। अब क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं बच्चे, इसको ट्राई कर सकते हो आप। तो क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चे कि बताओ एट विच टाइम एंड पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, किस टाइम या किस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। हाफ ऑफ एक्सट्रीम पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है किस टाइम पर और किस पोजीशन पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। तो एक्चुअल में क्या है कि इसी क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक तो किस टाइम पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी और एक किस पोजीशन में बराबर होगी। दोनों के लिए हम अलग अलग फॉर्मूले यूज करेंगे। जिसमें हमसे टाइम पूछा हुआ है उसमें हम टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हमें पोजीशन पूछा हुआ है उसमें हम पोजीशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किस टाइम पे बराबर होगी, तो टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का टाइम वाला फॉर्मूला कौन सा होता है बच्चे, ये वाला, ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और पोटेंशियल एनर्जी का टाइम वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, ये रहा, के ए स्क्वायर टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये दोनों बराबर है किसी टाइम पे। ऑब्वियस सी बात है वो ऑसिलेशन हो रही होगी तो काइनेटिक पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्जन वगैरह होता रहेगा, एक टाइम पे हो सकता है बराबर हो, बीच में कहीं, ठीक है, मतलब बीच मतलब मिड में नहीं, कहीं और ये कट जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। दोनों साइड रूट ले लो, रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो एक्चुअली क्या बच्चे, इसको इधर ले जाते हैं, ये 1 हो जाएगा और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan ओमेगा टी। इसको जो ले आएंगे tan इनवर्स 1 कितना होता है बच्चे, tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री, मतलब पाई बाय 4। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, हो जाएगा स्मॉल टी। पाई से पाई कट जाएगा, ये कैपिटल टी ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। किस टाइम पे आया बच्चों, देखना, टाइम इज इक्वल टू 1/8 ऑफ टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड का 1/8 होगा तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लो कोई एक ऑसिलेटरी मोशन है, उसके अंदर मेंशन कर रखा है कि टाइम पीरियड है 2 सेकंड, कितना है, तो उसमें कब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, 2/8 पे। टाइम पीरियड के 1/8 पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। खैर ऐसा नहीं है, कई और मौके भी आएंगे, क्योंकि जब बॉडी ऑसिलेट करती है तो इधर भी जाती है, इधर देखो बच्चे, जब बॉडी ऑसिलेट करती है तो इधर भी जाती है, फिर वापस भी आती है, फिर उधर भी जाती है, फिर वापस आती है। तो ऐसा कई बार देखने को मिलेगा, ऐसा कई बार देखने को मिलेगा। जो tan इनवर्स की वैल्यू 1 है वो सिर्फ π/4 पे नहीं होती है, वो π/4 पे भी होती है, π/4 + 90 पे भी, मतलब और भी वैल्यूज पे होती है। तो ऐसा टाइम और भी मिलेंगे हम लोगों को, बट ये तो हमने बस एक वैल्यू दे दी आप लोगों को। कई टाइम पर ऐसा होगा, ठीक है, जब बॉडी इधर जाएगी वापस आएगी तो भी 2 बार ऐसा देखने को मिलेगा, जब जाते हुए और जब लौटते हुए। जब लेफ्ट साइड जाएगी और वापस आएगी तो भी ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बच्चे हमसे पूछा है किस पोजीशन पे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पोजीशन के बारे में बात की जा रही है तो पोजीशन वाली रिलेशन यूज करेंगे हम लोग। तो पोजीशन वाली रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये हो जाता है, ये क्या होता है ना, ओमेगा स्क्वायर, हमने आपको बताया था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के एक्स स्क्वायर, के से के कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या होगा बच्चे बोलो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको तो ले आओगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 और एक्स क्या आ जाएगा, a/√2। मतलब एम्पलीट्यूड के 1/√2 पे, जब ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड का 1/√2 होगा, हाफ नहीं होगा, देखो अच्छी आप कहती ना हाफ, 1/√2 पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी। तो इन दोनों पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी।
उनको ग्राफ ऑफ एनर्जी इन एसएचएम पढ़ना है। तो जब एक बॉडी ऑसिलेट करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। तो अब होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप मैथमेटिकली प्लॉट कर सकते हो। अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो ग्राफ है इसका जो नेचर होगा ये पैराबोलिक होगा। पैराबोलिक कैसे होगा, तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर से वेरी कर रही है और काइनेटिक एनर्जी भी कैसे वेरी कर रही है, एक्स स्क्वायर से। जहाँ भी पावर 2 से वेरिएशन हो रहा होता है वहाँ ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक नेचर का होता है। अब जब आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से आएगा। मैथमेटिकली जो पैराबोला होगा वो ऊपर की साइड होगा, और मैथमेटिकली अगर ना भी देखो, एनालिटिकली देखो, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी। और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा जिसका लोअर साइड पैराबोला होगा। चाहे आप इक्वेशन से देखो क्योंकि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर का वेरिएशन है तो मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से इस तरीके से आ जाएगा। और नहीं तो आप ये देखो कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होती है और यहाँ क्या होती है, जीरो होती है। अब अगर टोटल एनर्जी आप लोगे तो टोटल एनर्जी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, और टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये टोटल एनर्जी हो जाएगी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी।